हेलो फ्रेंड्स, तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मैं बता दूं कि जैसे ये प्लेलिस्ट चलते आ रहा है तो कृपया आप सीक्वेंस में देखते हैं, तभी आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगी। तो इसके पहले मैंने आपको जुडिशरी स्टार्ट किया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को हम पढ़ चुके हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो कॉलेजियम वगैरह सारी चीज़ें, एनजेएसी जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ये सब भी पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को, और जुडिशरी की इम्पोर्टेंस क्या है वो भी पढ़ाया जा चुका है। तो ये सब इतनी टॉपिक हो चुकी हैं। तो अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक, जो कि है हमारा हाई कोर्ट देखना है हमें इसमें। तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट भाग 6 में है, आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक आपको इसमें देखना होगा। तो आर्टिकल 231 है, इसमें लिखा गया है संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट का मतलब अधिकार दे सकती है। एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों को भी देख सकते हैं। और इसमें ये भी प्रोविजन है कि आर्टिकल 230 के तहत की संसद हाई कोर्ट की अधिकारिता को संघ राज्य क्षेत्र तक भी कर सकती है। तो जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे भी कोई हाई कोर्ट है तो उसको दिया जा सकता है पावर की वो संघ राज्य क्षेत्र को, यूनियन टेरिटरी जो होती है उसमें भी वो काम कर सके। और एक हाई कोर्ट 2 राज्य में भी काम कर सकते हैं। तो जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट है तो वो पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए काम करती है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कि नियुक्ति का क्या प्रोविजन है। नियुक्ति हाई कोर्ट के पहले हम देखेंगे कि जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ, मतलब जो हाई कोर्ट उससे राज्य के हाई कोर्ट। तो जैसे कि बोला जाता है अगर वो बिहार के सीजीआई हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हाई कोर्ट का उनको बोला जाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको बोला जाता है, बाकी नहीं किसी को बोला जाता है। तो जो मान लीजिए किसी राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके लिए क्या प्रोविजन है ये मैं बता दूँ। तो ये आई नहीं होगा, ये आप समझ लें। तो इनकी नियुक्ति का ये था कि पहले राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी और अभी भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो पहले था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश, तो उनसे सलाह करके प्लस राज्य के राज्यपाल से सलाह करके जो उस राज्य के चीफ जस्टिस ऑफ उस राज्य के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनकी नियुक्ति की जाती थी। और अभी भी वैसे ही प्रोविजन है। तो अब कॉलेजियम द्वारा किया जाता है तो सलाह उसमें वो भी हम नीचे देख लेंगे। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती थी। उसके बाद जो होता था अन्य न्यायाधीश का जो प्रावधान था, तो वही सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन अब अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह लेके की जाएगी अन्य न्यायाधीश की, राष्ट्रपति द्वारा ही। तो ये कंफ्यूजन आप लोग मत रखिएगा कि राज्यपाल हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन सलाह लिया जाता है उस राज्य के राज्यपाल से। और अब व्यवस्था है कॉलेजियम द्वारा। तो अब हम देख लेते हैं कॉलेजियम की क्या व्यवस्था है। तो नियुक्ति ऑफ हाई कोर्ट जज। तो अब कॉलेजियम में एक तो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो होंगे कॉलेजियम में, और 2 वरिष्ठम न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्लस इसमें होता है चीफ जस्टिस होंगे उस राज्य के हाई कोर्ट के, जिस राज्य में उनकी नियुक्ति करनी हो न्यायाधीशों की। और इसमें होता है दूसरा स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफर ऑफ जज। तो हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर भी होता है। तो उसमें भी प्रोविजन है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे प्लस 4 वरिष्ठम न्यायाधीश होंगे और प्लस हाई कोर्ट, दोनों जहां भेजना है और जहां से जाएंगे वहां के चीफ जस्टिस होंगे इसमें। तो इतना चीज होगा, ये समझ लीजिए। तो जिस हाई कोर्ट में भेजना है अगर स्थानांतरण करके, वहां के भी चीफ जस्टिस होंगे और जो राज्य से जाएंगे वहां के भी चीफ जस्टिस होंगे। तो ट्रांसफर करने में इतना प्रोविजन। तो अब हम देख लेते हैं वेतन इनके। वेतन और भत्ते जो होते हैं वो भारित व्यय होते हैं संचित निधि पे। तो भारित व्यय मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, उस पर वोटिंग नहीं की जा सकती और कम नहीं किया जा सकता उसको। और जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। और अब हम देख लेते हैं राज्य विधानमंडल द्वारा न्यायाधीशों के कृत्यों पर चर्चा वर्जित है। तो राज्य का जो विधानमंडल है वो न्यायाधीशों के आचरण वगैरह पे कोई भी चर्चा नहीं कर सकती है। विधानमंडल तब कर सकती है जब हटाने का प्रस्ताव हो, तभी चर्चा वगैरह किया जा सकता है जब हटाने का प्रस्ताव हो। उसके पहले कोई भी विधानमंडल जो है स्टेट की, तो वो उस हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण वगैरह पे चर्चा नहीं कर सकती या फिर कमेंट वगैरह ये लोग नहीं कर सकते। और अब हम इसमें इनकी पावर वगैरह देखेंगे। तो क्या क्या इनकी पावर है, अधिकारिता क्या है, कहाँ कहाँ ये फैसला कर सकते हैं। तो अभिलेख न्यायालय है हाई कोर्ट भी। तो अभिलेख न्यायालय इनका भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखा जाता है। तो मैंने ऊपर बताया भी है आपको
इसके पिछले वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय था, तो मतलब कि निचले कोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय के लिए निर्णय के लिए मतलब बाध्य होगा, तो अधीनस्थ न्यायालय इनके निर्णय मानेंगे। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब कि अगर ये कोई फैसला देते हैं तो उस अनुसार जो निचली अदालत है, तो अगर सेम वैसा मुद्दा आता है तो वो भी जैसे हाई कोर्ट फैसला दिए हैं वैसे ही दे सकती है वो। और जितने फैसले ये देते हैं उसका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखना रहता है, मतलब कि अगर वैसा फिर से अगर केस आ जाए तो उसी अनुसार जैसे हाई कोर्ट उसको अप्रोच किया है सॉल्व करने के लिए, उसे निचली अदालत भी अप्रोच कर उस तरह की केस को सॉल्व करने के लिए। ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और दूसरा हम देख लेते हैं कि हाई कोर्ट की अधिकारिता क्या है, जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो इसमें है कि फंडामेंटल राइट का संरक्षण संबंधी जो आर्टिकल 226 है उसके तहत रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकती है और हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकती है, लेकिन जो निचली अदालत होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो लोग रिट जारी नहीं कर सकती हैं, ये आप ध्यान में रखिए। तो ये रिट जारी करेंगे तो उस राज्य क्षेत्र तक ही कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी कर सकती है वो पूरे इंडिया में कर सकती है। और ये जो रिट जारी करेंगे तो जिस राज्य का हाई कोर्ट होगा उसी में पावर है इनको रिट जारी करने। और इसमें ये भी होता है कि संसद किसी और को भी रिट जारी करने का पावर दे सकती है कानून बना। और अब हम देख लेते हैं अपीलीय अधिकारिता क्या है। सभी प्रकार के मतलब सभी प्रकार में इन पे अपील की जा सकती है हाई कोर्ट। फौजदारी में हाई कोर्ट पृष्ठीय आवश्यक है अगर मृत्यु दंड दिया जाता है, तो जो निचली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं अगर वो मृत्यु दंड देती हैं किसी दोषी को, तो उसमें हाई कोर्ट से उनको परामर्श लेना जरूरी है। बिना हाई कोर्ट के परामर्श के वो मृत्यु दंड नहीं दे सकते। और आर्टिकल जो 225 है इसमें लिखा गया है राजस्व संबंधी में भी अपील की जा सकती है। तो ये पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है राजस्व मामले में अपील का। और पांचवा हम देख लेते हैं कि हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता 226 के तहत प्लस 32 से भी 5 प्रकार की रिट जारी करती है। तो यहाँ पे थोड़ा हम कंपेयर भी देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। तो यहाँ पे मैंने सुप्रीम कोर्ट इधर लिख दिया है। तो आर्टिकल 32 के तहत अपने क्षेत्र में पूरे देश में आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो रिट जारी कर सकती है, लेकिन जो हाई कोर्ट होती है वो 226 के तहत अपने क्षेत्र में ही रिट जारी कर सकती है। और आपातकाल में जो आर्टिकल 32 होता है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण निलंबित नहीं होता है, बाकी सब निलंबित हो भी सकते हैं। और आर्टिकल जो 226 है ये निलंबित नहीं होता है। और यहाँ पे आर्टिकल जो 32 है वो संविधान का मूल ढांचा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का ये, तो इसको संविधान से हटाया नहीं जा सकता, ये आप ध्यान में रखें। और अब हम आगे चलते हैं। पांचवा न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति है हाई कोर्ट के पास। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर इनके पास भी है। तो जैसा मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट में, तो इनके पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है। किसी भी संवैधानिक संशोधन प्लस केंद्रीय राज्य कानून को अवैध घोषित करने की शक्ति इनके पास भी है और संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो जुडिशियल रिव्यू मतलब वही होता है कि जो कार्यपालिका और विधायिका कानून बनाती है तो उसकी ये लोग जांच करते हैं कि क्या यह संविधान के तहत है कि नहीं। अगर संविधान के तहत नहीं है तो इनको रद्द किया जा सकता है। तो यही होता है जुडिशियल रिव्यू। तो ये सब चीजें हो चुकी हैं, तो ज्यादा हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा हम लोग बात कर लें। और प्रशासनिक शक्ति निम्नलिखित है इनके पास। तो एक अधीनस्थ न्यायालय से अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं मामले को। तो जो अगर मामला मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं उस मामले को। तो अगर इनको लगता है कि वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट है वो सही से फैसला नहीं कर सकते हैं तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उस फैसले को ट्रांसफर कर देते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे देख के फैसला देती है। और बी है कि अधीनस्थ न्यायालय के लिए नियम बना सकते हैं और रिकॉर्ड रजिस्टर आदि रखने के लिए बोल सकते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय के लिए नियम बना सकते हैं। तो नियम तो मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही बनाता है, अगर ये चाहे तो बना सकते हैं। तो हर एक कोर्ट अपना नियम खुद बनाता है। और रिकॉर्ड वगैरह रखने को बोल सकते हैं, तो जैसे हाई कोर्ट कोई फैसला देती है उसका रिकॉर्ड रखने को बोल सकते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो भी काम काज होते हैं उसका रिकॉर्ड और रजिस्टर मेंटेन करने को बोल सकते हैं। और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। तो अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का इसी वजह से प्रोविजन किया गया है ताकि ये लोग इंडिपेंडेंट रह के कोई भी केस पे अपना फैसला सुना पाए, इस वजह से ये सब प्रोविजन किया गया है। और अधीनस्थ जो न्यायालय है उसके अगर उनमें कोई मामला चल रहा है तो उसको अपने पास बुला सकते हैं अगर संविधान के व्याख्या का प्रश्न हो तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो संविधान की व्याख्या का अधिकार उन लोगों को नहीं है, बस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान की व्याख्या का अधिकार मिला है। तो अब हम आगे देख लेते हैं इसमें कि इनकी योग्यता क्या है। तो हाई कोर्ट जज बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए आपको, तब जाके आप
हाई कोर्ट जज बन सकते हैं। तो पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए आपको, तो ऐसा कोई भी लगभग जो ऊपर का पद है उसमें ये प्रोविजन है ही है कि भारत का नागरिक आपको होना चाहिए। और दूसरा है इसमें कि न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए आपको, अथवा हाई कोर्ट न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक आप अधिवक्ता रह चुके हो। तो या तो आपको न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, या फिर आपके पास 10 वर्ष लगातार किसी हाई कोर्ट में वकील रहे हो। और इसमें है कि कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है कि कितने न्यूनतम आयु में आप जज बन सकते हैं। कि राष्ट्रपति के नज़र में आप जॉली LLB, मतलब कि आपके पास कानून का ज्ञाता हो राष्ट्रपति के नज़र में, तो वहां से आपकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इसमें ये प्रोविजन ही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में था। और अब हम देख लेते हैं शपथ का। तो राज्यपाल द्वारा उस राज्य का जो होगा वो शपथ दिलाएगा इनको, या फिर उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या फिर व्यक्ति शपथ दिला सकता है इनको। और ये संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। और अब हम देख लेते हैं इनका कार्यकाल। तो संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन 62 वर्ष तक अपने पद पे रहते हैं और त्यागपत्र राष्ट्रपति को ये दे सकते हैं। तो 62 वर्ष तक रह सकते हैं, संविधान में निर्धारित नहीं है, और त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को दे सकते। तो इतने चीजों को हम देख लिए। अब हम देखेंगे अधीनस्थ न्यायालय, जिसे हम सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, इसको अब देखेंगे। तो हाई कोर्ट में इतना हो गया, वो हम सबऑर्डिनेट कोर्ट को देख लेते हैं आप। तो ये भी भाग 6 में ही है, और आर्टिकल 233 से लेके 237 तक देखना है आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। तो पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, नीचे उसके होते हैं हाई कोर्ट, और उसके नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे हम जिला कोर्ट बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय बोलते हैं हम इसको। तो अब इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को 2 नाम से क्यों जाना जाता है, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ। तो अब बिल्डिंग एक ही है, लेकिन उस कोर्ट को कभी जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल दिया जाएगा, कभी सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय बोल दिया जाएगा। तो जब ये सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं तो इन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाता है, और जब ये क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं तो सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट बोला जाता है। तो बस यही अंतर है इसमें, और एक ही न्यायाधीश होते हैं, काम दोनों वही करते हैं। तो जब सत्र न्यायाधीश में काम करेंगे तो वो क्रिमिनल केस को देख रहे होंगे, और जब वो जिला न्यायालय का काम कर रहे होंगे तो वो सिविल मामला को देख रहे हैं, एक ही है। तो अब मैं ये बता दिया आपको। और यहीं पे होते हैं जिला में एक राजस्व कोर्ट भी होता है, जिसे हम रेवेन्यू कोर्ट बोलते हैं, और एक जिला में होता है महानगरीय स्तर पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बोलते हैं हम उसको। अधीनस्थ न्यायालय ही होते हैं, तो वो बड़े महानगरों में होते हैं। और तो मेनली हमारा जो है कि 70% लोग गांव में ही रहते हैं, जिलों में, तो इस वजह से ये कोर्ट हम ज्यादा देखेंगे अधीनस्थ न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। और ये जो महानगरीय स्तर पर जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होते हैं, ये आप समझ लीजिए कि महानगर के लिए होते हैं। और एक होता है राजस्व रेवेन्यू कोर्ट। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया, अब थोड़ा इसके नीचे क्या क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है कोर्ट के बारे में। तो इस वजह से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लेरिफिकेशन देने का कोशिश कर। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगर नीचे जो कोर्ट आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी बाद बहुत सारे कोर्ट होते हैं नीचे लेवल पे। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद ये 2 भागों में बट जाते हैं। एक हो जाते हैं फौजदारी, जिसे हम क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं, और दूसरे हो जाते हैं दीवानी, सिविल कोर्ट के लिए अलग हो जाते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग हो जाते हैं। तो सिविल कोर्ट के लिए जो होता है उसे हम बोलते हैं अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, तो सबऑर्डिनेट जज कोर्ट हम बोलते हैं इसे। और जो क्रिमिनल में होता है उसे हम बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी का न्यायालय, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट बोलते हैं हम इसे। तो ये क्रिमिनल मामलों को देखता है, और ये सिविल मामलों को देखते हैं, अधीनस्थ न्यायाधीशों का न्यायालय। और इसके नीचे भी होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं मुंसिफ न्यायालय, जिसे आप मुंसिफ कोर्ट बोलते हैं। और जो फौजदारी क्रिमिनल मामलों में होते हैं उसे हम बोलते हैं न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो इसके ऊपर वाले को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट बोलते हैं, और इसके नीचे वाले को जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट बोलते हैं। तो इतने लेवल के कोर्ट होते हैं, आप ये समझ लीजिए। तो सब हायरार्की में है, एक के नीचे एक है, एक के नीचे एक। और आप ये भी समझ लीजिए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी इनको जाना जाता है। तो अब आपको कहीं पे दूसरा नाम मिले तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, स्ट्रक्चर यही रहेगा, नाम दूसरे हो सकते हैं। तो अब हम देख लेते जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय। तो इसमें होते हैं एक न्यायाधीश होते हैं जिला न्यायाधीश, जिसे हम कहते हैं,
डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है इनको। और जब ये फौजदारी मामलों के लिए, और जब जिला जज बोला जाएगा इनको जब ये दीवानी मामला देख रहे होंगे। तो दोनों काम यही करते हैं, एक ही न्यायाधीश होते हैं, काम दोनों करते हैं। और नियुक्ति इनकी आर्टिकल 233 के तहत होता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है हाई कोर्ट से सलाह लेके। और अब हम देख लेते हैं कि इनकी योग्यता क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए आप में क्या योग्यता होनी चाहिए ये आप समझ। तो पहला है कि आप भारत का नागरिक होना चाहिए आपको। और दूसरा है कम से कम 7 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता रहे हो आप, किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता रहे हो 7 वर्ष तक कम से कम। और हाई कोर्ट की सिफारिश पे नियुक्त की जाती है राज्यपाल द्वारा। और किसी भी लाभ के पद पे आपको नहीं होना चाहिए, तब जाके आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं आखिर में शक्तियाँ क्या हैं। तो बिल्कुल क्लास स्ट्रक्चर में होना चाहिए। तो जैसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा जब आप रिवीजन करने जाएंगे। तो हर एक प्रोविजन बिल्कुल स्ट्रक्चर में मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि जो भी यूट्यूब पे क्लास बताई जाती है तो उसमें स्ट्रक्चर नहीं होता है, कैसे भी कोई भी प्रोविजन कभी भी पढ़ाया जाता है। तो नोट्स होना चाहिए, तो बिल्कुल आपका नोट्स स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए ताकि आप जब भी रिवीजन करने जाए तो आप जल्दी से जल्दी उस रिवीजन कर सकें। क्योंकि जब आप एग्जाम देना शुरू करेंगे तो उस टाइम बहुत ही कम टाइम बचता है लोगों के पास रिवीजन करने के लिए, तो आप उतने बड़े बड़े नोट्स को रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ऐसे बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में आपका नोट्स होना चाहिए। और नोट्स जो होना चाहिए तो वो 100-150 पेज से ज़्यादा का नोट्स नहीं होना चाहिए, काफ़ी शॉर्ट नोट्स होना चाहिए और उसमें सारे चीज़ होने। तो बिल्कुल मैं आपको वैसा ही नोट्स दूंगा अब, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाएँ किसी भी टॉपिक। तो हम शक्तियाँ देख लेते हैं इसमें। दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई करते हैं, ये तो मैंने ऊपर बता भी दिया आपको। और सत्र न्यायाधीश आपराधिक में उम्र कैद और मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। और मृत्यु दंड जब भी देंगे तो इन्हें हाई कोर्ट से अनुमोदन लेना होगा, तभी जाके ये मृत्यु दंड दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट को। तो अब हम देख लेते हैं कि और जिला अथवा अन्य सत्र न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो वो आर्टिकल 234 के तहत होती है। और राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट प्लस जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उससे सलाह करके अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो जिसे हम राज्य लोक सेवा आयोग बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उससे भी सलाह लेनी होगी और उस हाई कोर्ट से भी सलाह लेनी होगी निचले कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को। और आर्टिकल जो 235 है इस पे कहा गया अधीनस्थ न्यायालय पे नियंत्रण का। तो जिला न्यायालय और उनके अधीन आने वाले सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो भी न्यायालयों के अधिकारियों की सेवा शर्तें हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित होती हैं। तो जितने भी अधिकारी वगैरह होंगे उनकी सेवा शर्तें, कैसे रिटायरमेंट हो उनकी, कैसे नियुक्ति हो, क्या उनका सैलरी वगैरह होगा, ये सब निर्धारण करने की शक्ति उस राज्य के हाई कोर्ट की होती है। तो अब हम इतने मामले देख लिए और तीनों कोर्ट हम देख लिए। तो अब यहाँ पे अब हम देखेंगे कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार की क्या जरूरत है और कहाँ कहाँ सुधार होगा और क्या क्या आप उसमें सुझाव दे सकते हैं। और इसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि न्यायिक व्यवस्था में क्या कमी है अभी, तो यही पॉइंट आप लिख सकते हैं। और अगर आपको सुधार के लिए बोला जाए तब भी यही पॉइंट लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरा पॉइंट आएगा। तो कोई भी पॉइंट होता है तो उसको दो तरह से लिखा जाता है, या तो आप उसको प्रॉब्लम बता दीजिए वही पॉइंट में, और जब सॉल्यूशन पूछे तो वही पॉइंट बता दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना सॉल्यूशन होता है। तो न्यायिक सुधार के लिए, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए कुछ सजेशन मैंने आपको यहाँ पे 10 पॉइंट लिख दिया है, ये पॉइंट आपको वहाँ पे देना है। तो अगर प्रॉब्लम भी पूछे तो यही पॉइंट देना है कि आखिर में हमारी जुडिशियल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, तो यही पॉइंट आएंगे। और सुधार में भी यही पॉइंट आएंगे। तो न्यायिक सुधार में पहला जो पॉइंट बनता है इसमें, तो पूर्ण कंप्यूटराइजेशन करना चाहिए इसमें, मतलब पूर्ण कंप्यूटरीकरण करना चाहिए इसमें। मतलब न्यायिक सुधार में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, इसमें ये बोला गया है। अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करने से प्रॉफिट क्या होगा कि जो लंबित मामले हैं पहले से उसको हम शीघ्र निपटा सकेंगे, क्योंकि सारे जगह डिजिटल चीज़ों का यूज किया जा रहा है लेकिन न्यायपालिका में डिजिटल चीज़ों का यूज नहीं किया जा रहा है अभी भी। तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज करके जितने लंबित मामले हैं, तो अभी आपको पता होगा लगभग 4.5 करोड़ लंबित मामले हैं, सभी कोर्ट को मिला दिया जाए तो समझिए 4.5 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और अभी तो ऐसा माना जाता है कि जब तक किसी किसी का केस आता है सुनवाई के लिए तब तक उसकी मृत्यु तक हो गई रहती है। तो ये उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि अगर उसको टाइम पे न्याय नहीं मिल पा रहा है तो ये उसका फंडामेंटल राइट है, ये आप समझ लीजिए कि उसको टाइम पे न्याय भी मिलना चाहिए। तो ये जीने के अधिकार में आता है। अब मान लीजिए किसी को
अब जेल में बंद करके रखे हैं बहुत दिन से, और उसका अभी एक भी बार सुनवाई नहीं हुआ है। तो आपको पता होगा कि बिना जो चार्ज लगे रहते हैं दोषी पे, जब तक वो कोर्ट फैसला नहीं दे देती है तब तक उसको दोषी नहीं माना जाता है। तो अब मान लीजिए कि एक बार भी सुनवाई नहीं हुई और उसको 15 साल 20 साल तक किसी कैदी को बंद करके रखा जाता है जेल में, और बाद में ऐसा भी पता चलता है कि उस पे जो चार्ज लगे हैं वो गलत हैं। तो अब मान लीजिए वो तो 15-20 साल के लिए जेल में रह चुका है, तो ये उसके अधिकार का हनन होता है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो ऐसे हो चुके हैं लोगों के साथ और अभी भी हो रहे हैं। बहुत सारे कैदी हैं, उनको बस केस के नाम पे जेल में रखा गया है, लेकिन अभी तक एक भी ट्रायल नहीं हुआ, एक बार भी अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी का यूज करके जितने भी केस हैं उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सकता है और कम खर्च में भी न्याय गरीबों को न्याय दिया जा सकता है। तो खर्च भी कम लगेंगे और टेक्नोलॉजी का यूज होगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंस ये सब यूज करके जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय दिया जा सकता है और जितने भी लंबित मामले हैं अभी उसको निपटाया जा सकता है। लेकिन सारी चीज़ों में हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लेकिन जुडिशियल कामों में टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ तक हो गया है कि डॉक्टर मेडिकल भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह में लिख देते हैं लोगों को, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर सलाह दे देते हैं रोगी को, लेकिन अभी तक हम ये व्यवस्था नहीं कर पाए हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह से हम केस को सॉल्व कर पाए जल्दी से जल्दी। और दूसरा इसमें हो सकता है कि न्यायपालिका में रिक्तियों को शीघ्र भरा जाए। तो बहुत सारे पद हैं कि अभी खाली हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी भरना चाहिए। एक तो हमारे देश में इतना स्लो प्रोसेस है और उस पे से जो है कि रिक्तियां नहीं भरी जा रही हैं जो भी न्यायपालिका है, तो उसमें जो भी सीट अभी खाली है उसको भरना चाहिए जल्द से जल्द। तो इसमें सुधार में आप ये बता सकते हैं। और कोर्ट शुल्क को कम करना चाहिए, तो जो कोर्ट फीस होता है उसको भी कम करना चाहिए, क्योंकि एक तो आप मानेंगे कि अगर यहाँ पे लोगों को केस लड़ने में पूरा प्रॉपर्टी तक बेचना पड़ जाता है और उसकी पूरी जितनी जिंदगी भर की कमाई होती है वो सारे एक केस को सॉल्व करने में चली जाती है। तो कोर्ट शुल्क तो अलग बात है। तो अब मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी है, तो वो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस उसका चला गया तो अब उसको आने जाने में ही इतनी तारीखें मिलती हैं कि आने जाने में अब गरीब को कहाँ से पैसा है। तो वो बेचारे खेत वेत को गिरवी रख के या फिर बेच के केस लड़ते हैं, तो बाद में केस में कुछ फैसला भी नहीं आता और उनका पैर घिस जाता है जुडिशरी का चक्कर काटते काटते, और उनकी सारी जितनी प्रॉपर्टी वगैरह होती है वो सब चली भी जाती है। तो कोर्ट भी फीस लगता है उनको, वकीलों को तो पैसा देना ही पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसा वकील लेते हैं। कोर्ट फीस दो, उनको घूस दो, इनको घूस दो, तो ऐसा जुडिशियल सिस्टम है हमारे यहाँ। और फैसला के नाम पे उसको कुछ नहीं मिलता और उसकी सारी प्रॉपर्टी चली जाती है, जिंदगी भर की कमाई वगैरह सब चली जाती है एक केस लड़ने में। और चौथा इसमें आप सजेशन में देंगे किसी वाद में 3 से अधिक स्थगन एडजॉर्नमेंट ना दिया जाए। तो मतलब किसी भी अगर जो मामला चल रहा है कोर्ट में, तो उसको 3 से ज्यादा तुम स्थगन एडजॉर्नमेंट मत करो, मतलब 3 तारीख से ज्यादा मत दो, 3 बार में केस का फैसला दे दो। अब ऐसा होता है कि लोग 10-10 साल 20-20 साल पता नहीं उस केस में ऐसा क्या दांवपेच होता है कि लोग जिंदगी भर 20-20 साल 10-10 साल केस को लड़ते रह जाते हैं। तो फैसला हाँ या नहीं आता है, दो में से एक आ सकता है। तो फैसला को जल्दी से दे के उसको भी सुकून दो, उसको तिल तिल के मरने से अच्छा है कि एक बार में जल्दी से जल्दी जो फैसला देना है दे दो, सही से देख के उसको। तो ये सजेशन आप दे सकते हैं। और पांचवा इसमें है कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग जैसी संस्थाओं को न्यायाधीशों से संबंधित भ्रष्टाचार की मामला करने का व्यापक अधिकार दिया जाए। तो जो न्यायिक आयोग है, तो ये न्यायपालिका पे जो न्यायिक अधिकारी होते हैं तो उनकी जांच करता है भ्रष्टाचार वगैरह में। तो जो अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया जाए तो जो नीचे के कोर्ट होते हैं उसमें एक्सेस करप्शन है, आप सोच नहीं सकते उतना करप्शन है इसमें। हर एक फैसला बिना पैसे के होता ही नहीं। जो भी डेट मिलती है तो उसमें हर एक को पैसा खिलाना पड़ता है, वकील से लेके कर्मचारी जितने हैं, जज को, हर एक लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है और उसको न्याय नहीं मिल पाता है जो भी पैसा खिलाता है उसको। तो समझ लीजिए ये झूठ मूठ का जुडिशरी नाम हम दिए हैं, लेकिन बस गरीबों का शोषण होता है। और किसी भी संस्था का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कि 80% मामलों में हमेशा गरीबों को ही सजा होती है, अमीरों को सजा होती ही नहीं है। तो वो कैसे ना कैसे बच के निकल ही जाते हैं। ऐसा कोई ही मामला है जो अमीरों का मामला हो कि वो बड़े कोर्ट में उजागर हो पाता है, नहीं तो सारे मामले निचले कोर्ट में जो रहते हैं तो सबका दबा दिया जाता है, बस सजा गरीब को ही मिलती है। और ये सारे जो जज होते हैं सारे भ्रष्ट होते हैं निचली अदालत में। तो इस वजह से न्यायिक जो आयोग है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, इसको और व्यापक शक्ति देनी चाहिए इन पे भ्रष्टाचार की देखभाल करने के लिए। और छठा पॉइंट है इसमें कि न्यायाधीशों के रक्त संबंधित को उसी न्यायालय में वकालत करने से रोका जाए। तो अब मान लीजिए कि कोई जज है और उसी का
रिलेशन का लोग उसमें वकील है, तो वो तो प्रभावित करेगा ही करेगा, तो मिल के दोनों करप्शन करेंगे वहां पे। तो इस वजह से इसमें बोला गया है कि उनके रक्त संबंधित जो भी हो न्यायालय में, तो जज के रक्त संबंधित को उसमें वकालत करने का अनुमति नहीं दिया जाए, नहीं तो दोनों मिलके वहां पे करप्शन कर सकते हैं और इसमें न्यायपालिका की जो साख है उसको और नीचे करेंगे, और जो गरीब है उनको तो न्याय मिलेगा ही नहीं। और हमें बस ये पढ़ने में लग रहा है कि हम ये बस पॉइंट देख रहे हैं, लेकिन आप उस गरीब को सोचिए जिसको न्याय नहीं मिलता है और पूरी संपत्ति उसकी बिक जाती है, तो उस पे क्या फील होता होगा। और हम तो बस वो इस पॉइंट में पढ़ ले रहे हैं कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, लेकिन पूरी उसकी जिंदगी की कमाई चली जाती है, उनको खाने का नहीं रहता है, लेकिन वो केस लड़ते हैं। तो जैसे कि डेट ट्रैप होता है, वैसे लोग फंस जाता है इसमें, ट्रैप में फंस जाता है, और इसको ये चक्र है, ये चलते रहता है चलते रहता है। अब ना आप पीछे हट सकते हैं ना केस को छोड़ के, और ना जुडिशरी आपको फैसला देगी कोई कंफर्म जल्दी से जल्दी। तो 5-5 साल 10-10 साल तो नॉर्मल लगेंगे ही लगेंगे। और केस तो ऐसे ऐसे हैं कि जब केस का टाइम आता है सुनवाई का, तो तब तक उसमें जो दोषी होता है वो मर चुका होता है। तो ऐसे भी कितने फैसले आए हैं, अनगिनत फैसले आए हैं कि जो दोषी है वो मर चुका है, लेकिन उसके बाद उनको डेट मिला है उनके केस का। तो ऐसा होता है। और सातवां हम देख लेते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे अधिकरणों का निर्माण, ताकि केस को कम हो सके, मतलब केस कम किया जा सके। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है जिसे जल्दी से जल्दी केस को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। तो अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो और जाके जल्दी से जल्दी जो भी मामले लंबित है 4.5 करोड़, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो अधिकतर मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे ही हैं, तो लगभग 56 लाख मामले हाई कोर्ट में है और करीब 70,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में है। तो लगभग बचे 4 करोड़ मामले, तो ये निचली अदालत में। तो जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इन सारे मामले को सॉल्व करना चाहिए। और 8वां पॉइंट न्यायिक सुधार में ये सब पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। 8वां पॉइंट होना चाहिए कि न्यायिक जनहित याचिका के दुरुपयोग पर रोक लगाना बहुत ही आवश्यक है। तो जनहित याचिका मैंने आपको बताया अभी था कि आपके अगेंस्ट में आप अगर सक्षम नहीं है कोई पिटीशन फाइल करने के लिए, लेकिन आपके बिहाफ पे कोई और आपके लिए फाइल कर देता है केस, जैसे आपके अधिकार का कोई हनन हो रहा है तो कोई और, आप नहीं फाइल करते हैं केस को, कोई और फाइल कर देता है, तो इसको हम जनहित याचिका बोलते हैं। तो अब इसका दुरुपयोग भी बहुत होता है, तो ये मैंने आपको बताया भी था फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ रहे थे। तो इसके दुरुपयोग को रोकना चाहिए। तो इस वजह से भी न्यायपालिका में मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब मेरे बिहाफ पे कोई मेरे लिए केस कर दे रहा है, तो मुझे जरूरत भी नहीं है लेकिन लोग केस कर दे रहे हैं। तो इस वजह से भी न्यायपालिका में केस बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पे रोक लगनी चाहिए। और 9वां पॉइंट हम देख लेते हैं कि तो प्रक्रियात्मक सुधार, विशेष करके सिविल प्रोसीजर कोड और आपराधिक संहिता में सुधार होनी चाहिए। तो अब जो हमारा लॉ है, तो जो भी क्रिमिनल और सिविल लॉ है, तो ये सीआरपीसी और क्रिमिनल कोड, तो ये सब जो भी धाराएं हैं इसमें, तो ये सब ब्रिटिश लिख के गए हैं। तो अब वो उस टाइम के लिए जरूरी था हमारे, तो अब जब ब्रिटिश प्रणाली को ही हम पूरा चेंज कर दिए, तो इसमें भी तो सुधार होना चाहिए। और पहले का लिखा गया है ये, तो इसमें भी बहुत सारी सुधार की जरूरत है। सीआरपीसी ये सब में, आपराधिक संहिता जो है, इन सब में भी बहुत सुधार की जरूरत है। तो इसमें भी सुधार होनी चाहिए, और अब इसको फिर से एक बार जांच करना चाहिए, और इसमें जो भी प्रोविजन नहीं है हमारी जरूरत का, उसको हटा के अगर और प्रोविजन हमें जरूरत है तो उसमें ऐड करना चाहिए। और 10वां हम पॉइंट देख लेते हैं कि सरकार पर वित्तीय भार कम करने के लिए भी जरूरी है। तो अब मान लीजिए कि ये 4.5 करोड़ जो मामले हैं, तो इस पे सरकार पे भी बोझ पड़ रही है, वित्तीय बोझ, फाइनेंशियल प्रेशर है सरकार पे। तो अब मान लीजिए जो कैदी हैं जेल में, तो उनको खाना पीना सारी सुविधाएं देने में भी तो सरकार की पैसा लगती है। तो बहुत सारे कैदी हैं जिसको रहने का जरूरत नहीं है, 10-10 कैदी, 15-15 कैदी एक बार में उठा के पुलिस बंद कर देती है, और ना उन पे कोई फैसला आता है ना कोई कुछ भी, लेकिन उनको खाना पीना देने में और इतने अधिकारी वगैरह लगते हैं। तो इसमें तो सरकार पे बोझ बढ़ती ही है। हर एक जेल का संचालन वगैरह में बहुत पैसा लगता है सरकार का। तो इसमें सुधार होगा, अगर इतने केस जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे तो फाइनेंशियल प्रेशर भी कम होगा गवर्नमेंट पे इससे। तो इतने सारे सुधार लिख सकते हैं आप। अगर आपको प्रॉब्लम भी पूछे कि जुडिशरी में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो यही पॉइंट आप उल्टा करके लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम भी आप यही बता सकते हैं कि शुल्क बहुत ज्यादा है, बोल सकते हैं प्रॉब्लम में, न्यायपालिकों में रिक्ति बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें आप उल्टा करके लिख सकते हैं, और इसी को आप सॉल्यूशन में भी लिख सकते हैं, और जब प्रॉब्लम पूछे तो यही पॉइंट आप प्रॉब्लम में भी बता सकते हैं। तो ऐसे आंसर लिखा जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे का हमारा नेक्स्ट प्रोविजन। तो अब हम इतने चीजों को देख लिए, तो अब हम थोड़ा तीनों कोर्ट में कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाले आते हैं। तो आप कंपेयर किए रखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हर एक टॉपिक का कंपेयर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए,
क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाले होते हैं, इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। तो अब हम इसमें देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय जो हमारे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और उसके नीचे अधीनस्थ कोर्ट होते हैं, तो जिसे हम सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं ये। और इधर हम रखेंगे कंपेयर, क्या क्या हम करेंगे उसको। तो पहला होगा आर्टिकल में हम कंपेयर करेंगे, और दूसरा हम योग्यता में कंपेयर करेंगे, क्वालिफिकेशन में, और तीसरा एज को लेके, और चौथा हम नियुक्ति से संबंधित करेंगे तो अपॉइंटमेंट से, और पांचवा ओथ हो जाएगा हमारा शपथ के बारे में, और छठा हमारा हो जाएगा त्याग पत्र, रेजिग्नेशन कौन किसको देगा, और हटाने की प्रक्रिया हम देख लेंगे, रिमूवल प्रोसेस। तो इतने कंपेयर हम करेंगे इन टॉपिक में। तो पहला हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक है, और पार्ट 5 में इनके बारे में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और दूसरा अब हम देखते हैं हाई कोर्ट में। तो आर्टिकल 214 से लेके 231 तक देखा जाता है, और ये पार्ट 6 में होता है। और तीसरा हम देख लेते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो आर्टिकल 233 से लेके 237 तक, और पार्ट 6 में ये भी होता है। तो अब हम देख लेते हैं योग्यता क्या है सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। तो पहला तो भारत का नागरिक, ये सब मैं बता चुका हूँ, बस कंपेयर हम देख ले रहे हैं इसमें। और दूसरा न्यायाधीश 5 साल तक हो हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल तक अधिवक्ता हो हाई कोर्ट में, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। और या फिर राष्ट्रपति के नज़र में जॉली LLB हो, तो राष्ट्रपति के नज़र में कानून का प्रख्यात भी क्या था वो तो बन सकता है वहाँ पे। और अब हम हाई कोर्ट में देख लेते हैं। तो पहला नागरिक हो, दूसरा 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में कार्य कर चुका हो, अथवा 10 साल तक अधिवक्ता हो। तो इसमें राष्ट्रपति के नज़र में आपको कानून का विख्याता नहीं होना चाहिए, मतलब जानकार। और अब हम देख लेते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में अधीनस्थ न्यायालय में योग्यता क्या है। तो पहला है किसी नागरिक हो, दूसरा इसमें है कि 7 वर्ष तक अधिवक्ता हो किसी न्यायालय में, और या फिर हाई कोर्ट सिफारिश की हो नियुक्ति की, तब जाके इनकी नियुक्ति हो सकती है, और लाभ का पद पे ना हो इसमें, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं आयु क्या है। तो कोई न्यूनतम आयु नहीं है इनकी, अधिकतम आयु 65 वर्ष है सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट में है न्यूनतम आयु तो नहीं है, लेकिन अधिकतम आयु 62 वर्ष है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है रिटायरमेंट की आयु अधिकतम, और इसमें है 62 वर्ष तक, और इसमें कोई आयु सीमा नहीं दी गई। और नियुक्ति का हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति करते हैं इसमें, CGI से कॉलेजियम प्रणाली है अब। और अदर जो जज होते हैं वो राष्ट्रपति प्लस CGI प्लस अन्य जज से सलाह करके की जाती है, करते राष्ट्रपति ही हैं। तो ये सब मैं बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पे देख लेंगे पीछे। और इसकी हाई कोर्ट की न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, चीफ जस्टिस प्लस राष्ट्रपति प्लस CGI प्लस गवर्नर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। नियुक्ति में मतलब गवर्नर से सलाह ली जाती है, CGI से सलाह ली जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते तो राष्ट्रपति ही हैं, गवर्नर इनको ओथ दिलाते हैं। और अन्य जो जज हैं राष्ट्रपति प्लस CGI मिलके करता है लोग, और उस जो कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो प्लस गवर्नर, तो इतने लोगों से सलाह करके की जाती है अन्य जज की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो CGI कॉलेजियम के थ्रू ही किया जाता है। तो कॉलेजियम मैं बता दिया हूँ, तो उसमें जो होते हैं, और उस चीफ जस्टिस से भी जिस हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति होनी है उससे भी सलाह लिया जाएगा, और गवर्नर से भी सलाह लिया जाएगा। और इसमें देख लेते हैं हम अधीनस्थ न्यायालय में कैसे नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति। तो इसमें होंगे राज्यपाल, और हाई कोर्ट से सलाह ली जाएगी, राज्यपाल हाई कोर्ट से सलाह लेके करेंगे इसमें। और अदर जो जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनमें राज्यपाल प्लस स्टेट PCA जो होता है उनसे, प्लस हाई कोर्ट से सलाह लेके अदर जज की नियुक्ति की जाती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और शपथ देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। और इनमें जो निचली अदालत होती है तो इनमें शपथ का कोई प्रोविजन नहीं। और त्याग पत्र ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति को देंगे, और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो भी राष्ट्रपति को ही देंगे, और इनमें त्यागपत्र का कोई उल्लेख नहीं है। और अब हम देख लेते हैं हटाने का इनका रिमूवल प्रोसेस क्या है। तो राष्ट्रपति की आज्ञा से ही की जा सकती है, इनको हटाया जाता है, और 2/3 बहुमत से हटाया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की ये प्रक्रिया थी, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति की आज्ञा से हटाया जाता है इनको। और हाई कोर्ट के जज को उसी तरह हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर है, और यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है अधीनस्थ न्यायालय के जज को हटाने के लिए। तो अब हम इतने चीज देख लिए, कंपेयर आप कर लिए, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कंपेयर। अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या क्या प्रोविजन है हमारा। तो अब हम
कुछ कुछ जो और भी अदालतें हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह, इन सब के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये भी सिलेबस है हमारे सिलेबस में, और इसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, पहले हम देखते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है। तो आप इसका बहुत ही नाम सुने होंगे, तो अब मैं आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में बता देता हूँ। FTCS बोलते हैं इसे। तो ये विशेष अदालतें होते हैं और गठन किन्हीं कानून के मामलों के जल्द निपटारे के लिए किया जाता है। तो ये विशेष प्रकार के अदालत होते हैं, इनका गठन होता है कुछ मामले जब हो जाते हैं तो उसको निपटाने के लिए किया जाता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट आप देखते होंगे कि कितने सारे जब रेप कांड होते हैं तो उसमें बोला जाता है कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के आप दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रोविजन कीजिए इसमें। तो ये होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, किसी विशेष मामले के लिए गठन किए जाते हैं। तो अधिकतर आप रेप कांड में ही देखेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होता है, और इसे न्यायालय में लंबित मामलों को जल्द निपटारे के लिए इसे वर्ष 2000 में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो वर्ष 2000 से फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जा रही है, और 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इसका गठन किया जा रहा है। तो 1700 कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। तो वित्तीय भार के वजह से स्टेट नहीं गठन करती हैं, लगभग बहुत पैसा खर्च होता है, इस वजह से नहीं करती हैं ये। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द से जल्द किसी भी मामले को निपटा सकता है। तो जितने अब मान लीजिए 4 करोड़ मामले लंबित हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके जल्दी से जल्दी सारे मामले को निपटाया जा सकता है। लेकिन अब इसमें भी कुछ सीमाएं हैं, वित्तीय वगैरह, तो ये सब हैं। तो जब हम स्पेशल ये सब टॉपिक लाएंगे एक एक करके, तो उसमें आप इसके बारे में अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इतना जान लेना आपके लिए काफी है। और सभी राज्य नहीं चलाते हैं, कोई कोई राज्य चला रहा है, कोई कोई नहीं चला रहा है, तो अपने मर्जी पे है ये चलाना। और अब हम आगे देख लेते हैं लोक अदालत कि आखिर में लोक अदालत क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लंबित मामलों के दबाव को कम करने के लिए, तो ये जितने भी अदालतें गठन हो रही हैं, ये सारी जितने केस पेंडिंग है उसको सॉल्व करने के लिए गठन किया जाता है। तो बहुत सारे केस पेंडिंग है हर एक कोर्ट में, इस वजह से इन लोगों का गठन करने का प्रोविजन है इसमें। और इन अदालतों को NALSA एक्ट है एक, उसके द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक एक्ट है, उसके तहत इसका गठन करके संवैधानिक दर्जा इसको मिलता है। तो मैंने बताया भी था कि कोई भी लॉ ही बना के किसी चीज को अधिकार दिया जाता है। तो आर्टिकल रहता है, बाकी आपको लॉ बनाना पड़ता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो लोक अदालत का इस वजह से, तो ये सब अदालतें हैं, कुछ इसमें प्रोविजन दिया रहता है थोड़ा थोड़ा, ताकि जो केस है उसको सॉल्व किया जा सके। तो ये सारे जो अभी अदालत आप देखेंगे, तो इन सब का गठन इसी वजह से किया जा रहा है कि बहुत सारे मामले लंबित हैं कोर्टों में, और सौहार्दता तथा समझौते को न्याय का उद्देश्य के लिए इसका गठन किया जाता है। तो मेनली ये सब अदालत इस वजह से निचले लेवल पे गठन किया जाता है, ताकि जो भी मामला अगर एक दो पार्टी के बीच में होता है तो उसको वहीं पे सुलझाया जा सके। अब हर एक मामला को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ना ले जाया जा सके, वहीं पे उसको निपटा दिया जा सके। तो इस वजह से बहुत ही अच्छा प्रोविजन है, लोगों के पैसे भी बच जाएंगे, ज़्यादा मामला भी नहीं हो पाएगा कोर्टों में। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, और इसके निपटाए गए मामले दोनों पक्षों पे बाध्यकारी होते हैं। तो लोक अदालत के मामले जो भी होते हैं, अगर दोनों पक्ष इससे सहमत है तो इसके मामले बाध्यकारी हो जाएंगे, और फैसले के खिलाफ अपील करने का भी प्रावधान नहीं है। अगर एक बार ये फैसला आप मान लिए, तो क्योंकि सहमति से होता है, दोनों लोग सहमत हो जाता है तो ये फैसला मान लिया जाता है। जैसे कोई मैटर है तो उस पर अगर दोनों लोग सहमत है कि मान लीजिए जमीन का ही मैटर है, तो वो बोल रहे हैं मुझे इतना चाहिए, वो बोल रहा है मुझे इतना चाहिए, तो अब दोनों लोगों को सहमत करा दिया जाता है। तो अब उसके जो निर्णय होंगे वो उसके बाद बाध्यकारी हो जाएंगे, और उसके बाद आप उसको अपील भी नहीं कर सकते हैं कहीं पे। और अधिनियम के अनुसार केंद्र, राज्य या जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर और स्थानों पर आयोजन होता है। तो अब अधिनियम के द्वारा बनाते हैं, तो आपको मन है तो जो स्टेट चाहे वो बनाएंगे, और समय समय पर इनका निर्धारण किया जाता है, और लोग अपने मुद्दे लेके आते हैं और वहाँ पे सॉल्व कर दिया जाता है। कहीं पे लोक अदालत बैठती है, वो वहाँ पे सभी लोग अपने मुद्दे लेके आते हैं। तो कैसे कहीं जिले में बैठाया जा सकता है, कहीं मंडल में बैठाया जा सकता है, ऐसे प्रोविजन होता है इसमें। और सरकार द्वारा न्यायिक अधिकारी और निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति अध्यक्षता करते हैं अदालत की। तो अब सरकार द्वारा न्यायिक जो अधिकारी होती है उसकी नियुक्ति करेंगे, और जो भी न्यायिक योग्यता चाहिए उनमें वो होगा, वही अध्यक्ष बन सकते हैं अदालत के। तो उनको कुछ न्यायिक मामलों की जानकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को उठा के आप लोक अदालत के अध्यक्ष बना दे, तो वो फैसला कैसे देगा। इस वजह से कुछ योग्यता है वो पूरा होना चाहिए, तब जाके उस पर बैठ सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं इसमें तीसरा जो है हमारा ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय इसे ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, और ये होता है सुलह कराने के लिए। तो गांव को दिक्कतों को गांव में ही समाप्त कर दिया जाता है। तो ग्राम न्यायालय आप देखेंगे भी पंचायती राज्य सिस्टम में, तो वहाँ पे ग्राम न्यायालय का गठन होता है। तो इसका, और ये गांव के दिक्कतों को वहीं पे समाप्त कर देता है, ताकि वहाँ से केस ऊपर तक ना आए, और
फिर मैं वही चीजें आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट में केस का बोझ ना हो, इस वजह से ही ये सब अदालतों का गठन किया गया है। और आर्टिकल 39A के तहत गरीबों को भी न्याय मिले, इस वजह से भी ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और राज्य सरकार बनाएगी हाई कोर्ट के सलाह से, तो राज्य कोर्ट बनाती है हाई कोर्ट के सलाह से ग्राम न्यायालय को। और दीवानी फौजदारी दोनों मामले सुन सकता है ग्राम न्यायालय, और वकील लाना अनिवार्य नहीं है। तो वकील की क्या जरूरत है, लोग सहमति से अपना फैसला कर लेते हैं, और 2008 के अधिनियम द्वारा इसको बनाया गया है। और प्रत्येक ग्राम न्यायालय में एक न्यायाधिकारी जो उसी गांव से कार्य करेगा जहां ग्राम पंचायत का कार्यालय होगा, तो उसी गांव से ग्राम न्यायालय का अधिकारी होगा और उसी ग्राम पंचायत के कार्यालय में काम होगा। तो ये सब प्रोविजन आप जानते ही होंगे, आप देखते होंगे ये सब चीज। अब इसके फायदे हम देख लेते हैं कि इसका फायदा क्या होगा ग्राम न्यायालय का। तो ये आप जितने भी छोटे अदालत हैं उसमें लिख सकते हैं। विवादों का शीघ्र निपटारा होगा, तो वहीं पे विवादों का निपटारा हो जाएगा निचले लेवल पे ही, तो जल्दी से जल्दी वहाँ पे लोग सहमति से अपना निपटा लेते हैं विवादों को। और गैर जरूरी जो छोटे मुकदमे हैं वो वहीं पे निपट जाएंगे, तो ऊपर तक मामला नहीं आ पाएगा और मामला ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। तो ऐसा होता है कि गांव में अगर झगड़ा लड़ाई होता है तो वहाँ पे अब उनके हमेशा के लिए रिश्ते खराब हो जाते हैं, और वो अपने सर्वसम्मति से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, तो उनमें वही रिलेशन फिर से आ जाएगा और हमेशा वो प्यार मोहब्बत से रह पाएंगे वहाँ पे। और जब कोर्ट में फैसला चला जाता है तो जितना लोगों का पैसा खर्च होता है, गरीब चाहे जो भी हो अगल बगल के, और गुस्सा उतना ही बढ़ता है, तो और मामला बढ़ते चला जाता है। तो अगर सहमति से निपटा लिया जाएगा तो दोनों फिर से सर्वसहमति से रहने लगेंगे वहाँ पे, आम आदमी को आसानी होगी और जटिल प्रक्रिया से बच सकेंगे। तो वहीं पे फैसला निपट जाएगा, तो अब उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा या फिर उससे निचली अदालत में। तो वो आम लोगों के लिए इजी है, क्योंकि जो वकालत का ये सब फैसला होता है तो लोगों के लिए समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बहुत ही पेचीदा कानून होते हैं और वकील उनको वैसे वैसे समझाते हैं ताकि उनको पैसा ले सके उनसे वकील। इस वजह से उनको जटिल प्रक्रिया और बता के उनसे पैसा हटा जाता है और भ्रष्टाचार में भी कमी होगी। तो जब वहीं पे फैसला निपटा दिया जाएगा किसी भी केस को, छोटा मोटा जो विवाद होगा, तो भ्रष्टाचार में कमी होगी, क्योंकि ऊपर तक ज्यादा केस जाएगा ही नहीं, तो काफी कम भ्रष्टाचार होगा। तो अब हम आगे देख लेते हैं और जल्दी जल्दी इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। और ये सब ग्राम न्यायालय के ही प्रोविजन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है। तो अधिकारी के पास प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट व जिला न्यायालय की सभी शक्तियां होगी। तो जो अधिकारी इसके सॉल्व करते हैं मामलों को, तो उनको प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। सभी शक्तियां मतलब होती हैं उनको। और दीवानी फौजदारी दोनों मामले का ये देख सकते हैं। और 2 साल से कम की सजा वाले सभी मामले फौजदारी भी ये देख सकते हैं ये। तो ये सब प्रोविजन है, ये आप याद रखिएगा। और अपराध प्रक्रिया संहिता के स्थान पर सर्वसम्मति से मतलब होती है। अब अपराधी जो प्रक्रिया है CRPC वगैरह, तो इन सब का यूज नहीं किया जाता है, सर्वसम्मति से ही फैसला की निपटा लिया जाता है। और दोनों लोगों में काफी कोऑपरेशन से इसमें दोनों लोगों के फिर से जो रिश्ते हैं उनको बहाल करने का कोशिश किया जाता है और निपटा लिया जाता है मामला को। तो अब इसमें ज्यादा कानून की जरूरत नहीं होती है। और फैसले के खिलाफ में इसमें अपील भी हो सकती है सत्र न्यायालय में, और अपील जब होगी तो उसको 6 महीने के अंदर में फैसला देना ही होगा जहाँ पे अपील होगी। और प्रत्येक मुकदमे के 10 दिन के अंदर में फैसला देना होगा। तो प्रत्येक जो भी मुकदमा होता है इसमें 10 दिन में फैसला देना होता है। तो इतने आप देख लिए ग्राम न्यायालय के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसमें परिवार न्यायालय क्या होता है। तो परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट हम बोलते हैं, तो राज्य सरकार द्वारा गठन किया जाता है इसका। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत किया जा सकता है। तो अधिनियम पारित कर दिया जाता है, उसके बाद गठन करने का मन है राज्य का कि गठन कब करे कैसे करे, ये उसके डिसाइड करने का छोड़ दिया जाता है। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पे इसकी स्थापना की जा सकती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है ये आप देख लीजिए। तो उद्देश्य है इनका विवाह एवं अन्य पारिवारिक विवादों को त्वरित समाधान के लिए और अपराध आपसी सहमति से हल करने का प्रयास किया जाता है। तो आपसी सहमति से ही हल करने का प्रयास किया जाता है। ये परिवार न्यायालय है, फैमिली कोर्ट है। तो विवाह वगैरह से, तलाक आदि से रिलेटेड जो भी मामला होता है उसमें सॉल्व करने का कोशिश किया जाता है और आपसी सहमति बनाने का कोशिश किया जाता है दोनों पक्षों में, क्योंकि रिश्ता टूटे ना इन लोगों का। ये नहीं है कि इनको कानून के तहत सजा वजा सुनाने का प्रोविजन किया जाता है। तो सहमति बनाने का कोशिश किया जाता है कि मेनली फिर से घर उनका हंसी खुशी चलने लगे। तो ये परिवार न्यायालय भी हम देख लिए। अब हम देखेंगे एक इसमें टॉपिक बचा है, बस ये लास्ट टॉपिक है आपके लिए, इसको हम देख लेते हैं। तो ये है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस। तो जैसे IAS होता है,
आईपीएस होता है, वैसे ही एक ये भी हमेशा से मुद्दा चलते रहता है कि गठन किया जाए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का। तो इस वजह से जल्दी सारे मामले को निपटाया जा सकेगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं, इसका फायदा क्या है, प्रोविजन क्या है संविधान। तो आर्टिकल 312(2) सब क्लॉज 3 के तहत में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के अंतर्गत न्यायिक सेवा का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो किया गया है उल्लेख, लेकिन अभी गठन नहीं है इसका। तो अब हम इसमें देख लेंगे मेनली कि इसके फायदे क्या है अगर ये गठन होते हैं। तो जैसे आईएएस आईपीएस है, वैसे ही एक न्यायिक सेवा के लिए भी बोला जाता है कि न्यायिक सेवा के लिए तो उसमें अब जितने जज बनने का प्रोविजन होता है तो वैसे एग्जाम इनको निकालना पड़ेगा और जाके ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकेंगे। तो अब डिस्ट्रिक्ट में फैसले को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सकेगा। तो इसके हम पहले फायदे देख लेते हैं। अधिक योग्य व्यक्ति इन सेवाओं में नियोजित किए जा सकते हैं। तो आपको पता ही है कि यूपीएससी जो एग्जाम लेती है कितना टफ होता है, तो उसी के तहत एग्जाम कराया जाएगा। तो काफ़ी योग्य व्यक्ति इस सेवा में आ सकेंगे और काफ़ी अच्छा फैसला वो दे सकते हैं। तो जो जितने आईएएस आईपीएस लोग होते हैं तो ये काफ़ी इंडिपेंडेंस होके काम करते हैं जनता की भलाई के लिए। तो वैसे ही ये भलाई के लिए काम करेंगे और काफ़ी योग्य होंगे तो अच्छे फैसले भी दे सकते हैं ये। तो ये सब जितने करप्शन वगैरह ये सब मैंने आपको ऊपर बताया, तो इन सब में भी कमी आ सकती है और एक समान गुणवत्ता के न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति होगी। तो अब सिलेबस सेम रहेगा, क्योंकि जो यूपीएससी का सिलेबस है तो वो भी सेम है आईएएस आईपीएस के लिए, सबके लिए। तो वैसे ही जब इनका एग्जाम होगा तो इनका भी सिलेबस सेम होगा। तो अब एक जैसे ही व्यक्ति हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके काम कर सकेंगे। तो लॉ एक जैसा है तो एक जैसे न्यायिक अधिकारी भी होंगे तो जाके अच्छा फैसला दे पाएंगे। तो अभी आप जो भी देखते होंगे हाई कोर्ट और ये सब में वकील वगैरह बनने का, तो अब हर एक जो स्टेट है तो उनका कुछ कुछ सिलेबस में अंतर होता है। तो वकालत में भी अंतर होता है उन लोगों के सिलेबस में। तो इस वजह से है कि किसी किसी स्टेट में तो अच्छे वकालत करके अच्छे जज बनते हैं और किसी किसी में उतनी गुणवत्ता अच्छी नहीं हो पाती है। तो अब ये जब एकीकृत हो जाएगा, एक जैसे व्यक्ति ही न्यायिक पद पे आएंगे तो अच्छा फैसला हो पाएगा। और तीसरा इसमें है कि राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, एक राज्य का व्यक्ति अन्य राज्य में काम करेगा। तो अब राष्ट्रीय एकता कैसे बढ़ेगी ये समझ लीजिए। तो जैसे यूपीएससी के कोई भी कैंडिडेट होते हैं तो अब वो मान लीजिए बिहार का कोई व्यक्ति पास हुआ यूपीएससी का एग्जाम, तो आईएएस बना, तो वो बिहार में ही नहीं बनेगा, मान लीजिए किसी और स्टेट में भी जाता है। तो वैसे ही अब एग्जाम होगा तो तमिलनाडु का आदमी आके मान लीजिए बिहार में काम कर रहा है न्यायिक पद पे, तो इस वजह से एकता बढ़ेगी। वो हमारे लिए काम करेंगे, हम उनके लिए काम करेंगे, काफी मिलजुल भी होगा आदमियों से। तो इससे एकता बढ़ती है देश की और भ्रष्टाचार कम होगा क्योंकि उसी राज्य का नहीं होगा। तो अब मान लीजिए कि जो तमिलनाडु का न्यायिक अधिकारी है वो आके बिहार में काम करे तो भ्रष्टाचार करने का संभावना कम हो जाता है, क्योंकि जो 60-गांठ है तो वो अपने फैमिली दोस्त यार ये सब मिला के किया जाता है ज़्यादातर भ्रष्टाचार। लेकिन अब वो अकेले आएंगे तो उनको इतना मौका नहीं मिल सकता है भ्रष्टाचार करने का, जितने कि उस राज्य के व्यक्ति का नौकरी उसी राज्य में होता है तो वो भ्रष्टाचार ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। और पांचवा हम देख लेते हैं, मामला भी कम होगा, जल्द न्यायालय भी मिलेगा और पैसा भी कम खर्च होगा। तो मामले जल्द से जल्द निपट सकते हैं जितने मामले मैंने आपको बताया, और पैसा भी कम खर्च होगा क्योंकि जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा, तो ज़्यादा डेट नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से लोगों का पैसा भी कम खर्च होगा और जल्दी प्लस अच्छे जज मिलेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच सकेंगे। तो अब मान लीजिए कि जो न्यायिक अधिकारी होंगे तो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है 21 वर्ष पे होता है, तो अब जल्दी से जल्दी जज मिल पाएंगे लोगों और इन्हें जल्दी से जल्दी एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तब जाके वो कम उम्र में ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाएंगे। तो ये भी फायदा होगा। तो जितने आजकल जो पद रिक्तियां हैं वो भी जल्दी से जल्दी भर पाएगा। और अब हम देख लेते हैं इसका निगेटिव पॉइंट क्या है। और राज्य प्लस हाई कोर्ट विरोध कर रहा है इसका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करती है। तो राज्य और राज्य के हाई कोर्ट इस वजह से विरोध करते हैं क्योंकि उनके अधिकार में कमी आएगी। तो उनका कुछ जो अधिकार है वो कम हो जाएगा क्योंकि इनके काम अब वो लोग करने लगेंगे इस वजह से। और दूसरा इसमें देख लेते हैं, बाह्य व्यक्ति स्थानीय भाषा आदि में सक्षम नहीं हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि अब जो तमिलनाडु का व्यक्ति आएगा तो वो हिंदी भाषा को समझने में उसको मुश्किल हो सकती है अगर बिहार यूपी में आ जाए, तो उस वजह से भी न्यायिक जो कार्य है वो प्रभावित हो सकता है वहाँ पे। अब मान लीजिए जो ट्राइबल है, जो पिछड़े लोग हैं, तो वो अंग्रेजी उतना नहीं बोल पाएंगे, अगर वो अंग्रेजी बोलते भी हैं तो अब मान लीजिए लेकिन वो तमिल वगैरह ही बोले तब तो और दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। तो इस वजह से ये भी बोला जाता है इसमें। और तीसरा इसमें हम देख लेते हैं कि पिछड़े राज्य शिक्षा आदि क्षेत्र में वे नहीं आ पाएंगे। तो इसमें बोला जाता है जो पिछड़े राज्य हैं उनके प्रतिनिधित्व कम हो पाएंगे
क्योंकि उन्हें शिक्षा वगैरह कम मिल पाती है। तो अब इसके लिए जो सिलेबस भी होगा वो डिफरेंस होगा, तो वो लोग पिछड़े राज्य के जो हैं वो इसमें नहीं आ पाएंगे, तो उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा और लोग आक्रोशित भी हो सकते हैं, ये भी इसमें बोला जाता है। तो नहीं उनको अगर मिलेगा इसमें नौकरी वगैरह तो लोग आक्रोशित भी हो सकते हैं, ये भी बोला जाता है। तो यूपीएससी को ही लेके कम बवाल थोड़ा ही होता है, देखते हैं आपके हमेशा बवाल होते रहता है सीट वगैरह को लेके, तो अब इसमें भी बवाल बढ़ सकते हैं, ये बोला जाता है। तो इतना मुद्दा हम देख लिए, तो जुडिशरी में इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, ये मैं बता दूं। तो